वेलकम बैक एवरीवन। मार्वल और सोनी ने अब और भी ज्यादा फुटेज रिलीज कर दी है वेनम द लास्ट डांस का। इस बार हमें नल की आवाज भी सुनने को मिली, एक काफी बेहतर सीन में जब वह अपने सिंहासन पर बैठा होता है ऑल ब्लैक द निक्रो सोर्ड के साथ। फाइनली उन्होंने काफी सारे सवालों के जवाब दिए और कंफर्म किया कि कौन इस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है। पहले के ट्रेलर्स के बाद बहुत सारे सवाल थे क्योंकि अब तक हमने न उसका चेहरा देखा था और न ही उसकी आवाज सुनी थी, लेकिन अब जब उसकी आवाज सुनाई दी तो काफी लोगों ने तुरंत समझ लिया होगा कि कौन उसका रोल निभा रहा है। टॉम हार्डी और मूवी के डायरेक्टर ने न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में भी आकर मूवी के बाद वेनम के फ्यूचर के बारे में डिस्कस किया और साथ ही टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के बारे में भी काफी कुछ रिवील किया। एरन टेलर जॉनसन भी सोनी के पैनल में आए थे जिसमें उन्होंने क्रेवन मूवी का ओपनिंग सीन दिखाया लेकिन ऑनलाइन रिलीज नहीं किया। अगर हमें कोई फुटेज मिलता है तो ऑब्वियसली मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा। बिग रिमाइंडर, वेनम द लास्ट डांस इस वीक रिलीज हो रही है और मेरी रिव्यू नेक्स्ट वीक पोस्ट होगी जैसे ही मुझे मूवी देखने का मौका मिलेगा। पोस्ट क्रेडिट सीन का फुल ब्रेकडाउन और ईस्टर एग्स वीडियो भी तब आएगा जब मूवी रिलीज होगी। मैं जानता हूं कि आप सबको यह सवाल परेशान कर रहा होगा कि मार्वल और सोनी कैसे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को सिम्बियोट पास करेंगे। क्या होगा टॉम हार्डी का अगर ये उनका लास्ट टाइम है वेनम कैरेक्टर प्ले करते हुए। मुझे लगता है कि ट्रेलर्स में जो दिखा रहे हैं उससे वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। कोई सरप्राइज नहीं, मार्वल और सोनी अपने ट्रेलर फुटेज के साथ मिसलीड कर रहे हैं। सबसे बड़ा सीन जो हाईलाइट है वो है नल का, जब उसने ट्रेलर में कहा कि वो वेनम के वर्ल्ड को मिटाने वाला है। ये वही बात कर रहा है जो अर्थ वेनम यूनिवर्स के अंदर है। और हमें नल का फ्रंट क्लोजअप शॉट भी दिखा जिसमें उसने ऑल ब्लैक जो प्राइमल सिम्बियोट है को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अगर आपने अब तक उसकी आवाज पहचानी नहीं तो वो एंडी सर्किस है। उसकी वॉइस ओवर का कंपैरिजन अगर करना हो तो आप उसकी सीजर वाली आवाज को याद कर सकते हो प्लैनेट ऑफ द एप्स से। आपको याद होगा एंडी सर्किस ने वेनम 2 कार्नेज मूवी भी डायरेक्ट की थी। ट्रेलर में वेनम एडी को कुछ और भी एक्सप्लेन करता है। वेनम कहता है कि उनके पास कुछ ऐसा है जो नल को चाहिए और वो एक की है जो उसे उसके प्रिजन से आजाद करेगी। जो थ्रोन हम बार बार देख रहे हैं वो क्लिंटर प्लैनेट पर है जो सिम्बियोट्स का घर है। सिम्बाइड्स की रेस का नाम भी क्लिंटर है और उनका होम प्लैनेट भी वही है। ये कॉन्फर्मेशन है कि शायद वो वेनम किंग इन ब्लैक कॉमिक बुक स्टोरी लाइन को अडेप्ट कर रहे हैं। हमें पहले से शक था लेकिन अब थोड़ा और क्लियर हो गया है। ये ऑल ब्लैक जो प्राइमल सिम्बायोट है वो नहीं है जो नल को चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास है थ्रोन पर। ऑल ब्लैक वो पहला सिम्बियोट था जो उसने बनाया था और उसने इसका इस्तेमाल एक सेलेस्टियल को मारने के लिए किया था। वो डेड सेलेस्टियल है जो आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में देखा था। नल एक कॉस्मिक एंटिटी है जो बिग बैंग से पहले यूनिवर्सेस के बीच के वॉइड में एग्जिस्ट करता था। मूवीज में उसकी बैक स्टोरी थोड़ी बदल रहे हैं लेकिन कॉमिक्स में उसने यूनिवर्स की क्रिएशन से पहले अपना वजूद बना लिया था। इटर्निटी जो यूनिवर्स का लिविंग अवतार है ने सेलेस्टियल्स को बनाया और उन्होंने नल को टास्क दिया स्पेस के वॉइड का कस्टोडियन बनने का जो उसे किंग इन ब्लैक बनाता है। नल उनके खिलाफ चला गया और उन पर अटैक करना शुरू किया मल्टीवर्स को कॉन्कर करने के इरादे से। वह सिम्बियोट्स रेस का भी इस्तेमाल करता है अपने गोल्स के लिए। ट्रेलर में जो चीज वेनम कहते हैं कि नल को चाहिए वो यही है, लेकिन मूवीज में एक और बड़ा चेंज दिख रहा है। वो ये है कि अब एक ही नल का वर्जन पूरे मल्टीवर्स में है। कॉमिक्स में हर यूनिवर्स में अलग अलग नल के वर्जन्स होते हैं जो एक दूसरे को मार देते हैं। कॉमिक्स में नल का गोल और मूवीज में वही है, सारी रियलिटी को कॉन्कर करना, मल्टीवर्स का किंग इन ब्लैक बनना। वह अभी वेनम यूनिवर्स से शुरुआत कर रहा है क्योंकि अभी तक वह क्लिंटर प्लैनेट पर फंसा हुआ है। सिम्बियोट्स ने पहली मूवी में अर्थ पर इसीलिए आना चाहा क्योंकि वो उससे भागने की कोशिश कर रहे थे और उस चक्कर में नल ने उन्हें ट्रैप कर दिया था ताकि वो उसका पीछा न कर सकें। नए ट्रेलर्स में एक और बड़ा डिटेल जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो पोर्टल्स हैं जो नल जेनोफेज को अर्थ भेजने के लिए यूज करता है। ये पोर्टल्स काफी कुछ डॉक्टर स्ट्रेंज के स्लिंग रिंग पोर्टल्स जैसे दिखते हैं। रयान रेनॉल्ड्स ने यह भी कहा कि डेडपूल और वुल्वरीन के बाद अब केविन फाइगी और मार्वल के सब लोग इन पोर्टल्स को मार्वल स्पार्कल्स सर्कल्स कहने लगे हैं। जब वे डेडपूल और वुल्वरीन लिख रहे थे रयान रेनॉल्ड्स को टेक्निकल टर्म याद नहीं आ रही थी, इसीलिए उन्होंने टेम्परेरी मजाक के तौर पर मार्वल स्पार्कल्स सर्कल लिख दिया। लेकिन उन्हें ये जोक इतना पसंद आया कि ये स्क्रिप्ट में ही रह गया। अब हर कोई मार्वल में इसे वैसे ही बुलाता है। जो पोर्टल्स नल इस्तेमाल कर रहा है वो थोड़े अलग लगते हैं, वो ज्यादा ऑर्गेनिक, ज्यादा फ्लूइड लग रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सोनी मार्वल को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है।
शायद वो स्लिंग रिंग पोर्टल का आइडिया उठाना चाह रहे हैं, बस थोड़े अलग मैकेनिक्स के साथ। नल अपने पोर्टल्स को पावर करने के लिए डिफरेंट कॉस्मिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो नेक्रोसोर्ड को पोर्टल्स को पावर देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। नोटिस करो कि वो सोर्ड एक येलो ऑरेंज कलर में ग्लो कर रही है। ट्रेलर का क्वालिटी थोड़ा लो है, इसलिए कलर्स थोड़े डिस्टॉर्ट हो रहे हैं। दूसरे ट्रेलर फुटेज में आप देख सकते हो कि एक ग्लोइंग एनर्जी इफेक्ट स्क्रीन के बाहर निकल रहा है, जिसमें वो देख रहा है। ऐसा लगता है कि वो एनर्जी भी सोर्ड से आ रही है। नेक्रोसोर्ड जो प्राइमल सिम्बियोट है को वो इस्तेमाल कर रहा है, थोड़ा वैसे ही जैसे थोर स्टॉर्म ब्रेकर को बायफ्रॉस्ट पोर्टल्स के लिए इस्तेमाल करता है, बस कुछ एक्स्ट्रा पावर्स के साथ। एक और बड़ा कनेक्शन ये है कि गॉड द गॉड बुचर का सोर्ड नेक्रोसोर्ड एक्चुअली ऑल ब्लैक है, जो प्राइमल सिम्बायोट है। देखना पड़ेगा कि मार्वल इसे कैसे एक्सप्लेन करता है जब नल एमसीयू में आता है। मेरा गेस है कि वो बस इग्नोर कर देंगे और इसे फैंस के लिए छोड़ देंगे समझने के लिए। शायद थोर लव एंड थंडर में नल ने गॉर को नेक्रोसोर्ड इस्तेमाल करने दिया हो। ट्रेलर्स में जो नेक्रोसोर्ड दिख रहा है वो ज्यादा सिम्बियोट जैसा लग रहा है, जैसे टेंड्रिल्स जो सोर्ड की शेप में घूम रहे हों, वैसे जैसे कॉमिक्स में दिखते हैं। कॉमिक्स में सोर्ड ज्यादा ऑर्गेनिक लगता है, जबकि थॉर लव एंड थंडर में वो मेटल सोर्ड जैसा दिखा था। पूरी आइडिया ये है कि थॉर स्टॉर्म ब्रेकर का इस्तेमाल बायफ्रॉस्ट पोर्टल्स खोलने के लिए करता है पूरे यूनिवर्स में, लेकिन नल अपने सिंहासन से बंधा हुआ लगता है इन सीन्स में। सिम्बियोटी जैसा टेंड्रिल्स उसके इर्द गिर्द दिख रहा है, जैसे वो उसे अपने सिंहासन से बंधे हुए हों। शायद ये इस बात से रिलेटेड है कि वो क्लिंटार प्लैनेट पर फंसा हुआ है। वो नेक्रोसोर्ड का इस्तेमाल कर रहा है जेनोफेस को टाइम और स्पेस के अक्रॉस अर्थ भेजने के लिए। ट्रेलर का फुटेज ऐसा लगता है जैसे वेनम उसकी आवाज सुन रहा हो, क्योंकि सिम्बायोट हाइव माइंड ऐसे काम करता है। वेनम 2 कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन को याद करो, जब उन्होंने सिम्बायोट हाइव माइंड के बारे में एक्सप्लेन किया था। ये वही चीज दिखाई जा रही है जब कैमरा टाइम और स्पेस के अक्रॉस पैन करता है, जिसमें ये सिम्बायोट शेप्स इथीरियल दिख रहे होते हैं। ये सिम्बायोट हाइव माइंड के अंदर का सीन है। एक अर्ली थ्योरी ये है कि हमें सिम्बियोट हाइव माइंड के अंदर टोबी मैग्वायर के वर्जन का वेनम का ईस्टर एग भी देखने को मिल सकता है। नल ने सिम्बियोट हाइव माइंड क्रिएट किया जब उसने सिम्बियोट्स बनाए थे। उसने कई बैकडोर्स भी बनाई थी ताकि वो रियलिटी को कॉन्कर कर सके और सिम्बायोट रेस उसका टूल बन सके मल्टीवर्स को टेक ओवर करने के लिए। ट्रेलर्स में जब वो की के बारे में बात करते हैं जो नल को फ्री करेगी, तो ये कोडेक्स से रिलेटेड लगता है, जो वेनम किंग इन ब्लैक कॉमिक्स से लिया गया है। वेनम कोडेक्स एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। आइडिया ये है कि जब नल ने सिम्बियोट्स बनाए तो कोडेक्स एक तरीका बन गया जिससे सिम्बियोट्स नल के साथ कम्युनिकेट करते हैं। यूनिवर्स में जिन जिन चीजों के साथ वो बॉन्ड करते हैं, उन सब का जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेक्स के थ्रू भेजते हैं। ह्यूमन होस्ट से लेकर पावरफुल सेलेस्टियल्स तक सबका जेनेटिक इंफॉर्मेशन नल के कंट्रोल में होता है, जो उसे अपनी सिम्बियोट आर्मी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। सिम्बायोट्स जितने ज्यादा होस्ट्स के साथ बॉन्ड करेंगे, नल उतना ही ज्यादा इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब करेगा। ऐसा लग रहा है कि मूवीज में वो कह रहे हैं कि वेनम के पास कोडेक्स स्टोर्ड है। जब सिम्बियोट्स अपने प्लेनेट से भाग के अर्थ आए तो वो कोडेक्स ले आए, नल को बाकी यूनिवर्स से कट ऑफ करते हुए और उसे कमजोर कर दिया। ये प्लॉट वॉस्प क्वांटोमेनिया से थोड़ा सिमिलर लग रहा है, जिसमें कैंग क्वांटम रियल्म में ट्रैप था और एक पीस ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एस्केप करना चाहता था। जब वो एस्केप करता है तो मल्टीवर्स को कॉन्कर करने का कैंपेन शुरू करता है। ऐसा ही कुछ नल के साथ हो रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत वेनम यूनिवर्स से हो रही है, फिर वो एमसीयू और बाकी यूनिवर्सेस की तरफ बढ़ेगा। ट्रेलर फुटेज में आप देखोगे कि नल बैकग्राउंड में चल रहा है, क्लिंटर पर सब कुछ क्रेजी हो रहा है। शायद ये पोस्ट क्रेडिट सीन का पार्ट है जहां वो अपने आप को आजाद करने के लिए जो चाहिए वो ले लेता है और मूवी का एंड उसके मल्टीवर्स की तरफ बढ़ने के साथ होता है। सोनी पहले भी ऐसा कर चुकी है, जैसे एक्चुअल पोस्ट क्रेडिट सीन्स को ट्रेलर्स में दिखाना। उन्होंने वेनम 2 के वक्त भी ऐसा किया था। वह आखिरी बड़ी वेनम मूवी थी। एक रूमर चल रहा था कि हमें नल सिर्फ मूवी के अंत में एक छोटी सी सीन में देखने को मिलेगा। मूवी काफी हद तक एक रोड ट्रिप वाली फील देती है, जहां मिलिट्री और जीनो वेनम और एडी ब्रॉक के पीछे होती है। फिर मूवी के अंत में वेनम बताता है कि क्यों सब उसके पीछे हैं, जैसे कोई बड़ी वजह हो, और फिर हमें दिखाते हैं कि वो वजह नल है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ उसके कैरेक्टर की शुरुआत है और मूवी के अंत में नल एस्केप करता है वेनम के यूनिवर्स से। फिर ये इंप्लाई किया जाता है कि मल्टीवर्स का वॉर अब शुरू होने वाला है।
जो सीन है जहां जेनोफेज एडी को सराउंड कर रहा है वह भी अंत के आसपास का लगता है। दूसरे फुटेज में वो कहते हैं कि ये एंड ऑफ द लाइन है, जैसे ये उनका आखिरी पड़ाव हो। ये वही मोमेंट्स हैं जब वो डिस्कस करते हैं कि वो लीथल प्रोटेक्टर बनने वाले थे। उन्होंने एक्चुअली ये कॉमिक बुक स्टोरी लाइन को फर्स्ट वेनम मूवी में अडेप्ट किया था। ऐसा लगता है कि एडी या वेनम में से कोई अपने आप को सैक्रिफाइस करने की कोशिश करता है, नल को रोकने के लिए और दूसरे को बचाने के लिए। अगर नल फ्री हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी तरह से फेल हो गए। दूसरी चीज जो ट्रेलर फुटेज और लोगों के कहने से समझ आती है कि ये एंड है, लेकिन टॉम हार्डी ने हाल ही में न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन पर कहा कि नल के लिए ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में और भी बड़ी टीम अप मूवीज उसके खिलाफ होंगी। इवन दो ये टॉम हार्डी का वेनम के रूप में आखिरी मूवी है, उसने एक बड़ा इंस्टाग्राम पोस्ट किया था जिसमें उसने कहा था, ये मेरा आखिरी राइड है वेनम कैरेक्टर के साथ। बहुत मजा आया, लेकिन अलविदा। NY कॉमिक कॉन पैनल पर उसने यह भी कहा कि वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ क्रॉसओवर करना पसंद करेगा और कभी कुछ भी हो सकता है, नेवर से नेवर। उन्होंने ये भी कहा कि सोनी का प्लान है और भी सिम्बायोट्स के साथ मूवीज बनाने का। तो थियोरीज चल रही हैं कि कौन से और सिम्बायोट्स पर वो मूवीज बनाएंगे और स्पाइडरमैन का बड़ा क्रॉसओवर कब होगा। एजेंट वेनम, एंटी वेनम और कई और सिम्बियोट्स कॉमिक्स में है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन सिम्बियोट स्टोरी लाइन एक्सप्लोर करना चाहते हैं और यही अदर सिम्बियोट स्टोरी है जो वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। पहले कुछ थ्योरीज थी कि एक स्ट्रेट अप वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन क्रॉसओवर होगा, लेकिन अब जब टॉम हार्डी कह रहा है कि ये उसके लिए लास्ट मूवी है, अर्ली थ्योरी ये है कि वो सिर्फ वेनम सिम्बियोट की आवाज बन जाएगा टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के दिमाग में जब वो सिम्बियोट पालेगा, शायद स्पाइडरमैन 4 में। ये भी बातें चल रही हैं कि नल का एक छोटा रोल हो सकता है स्पाइडरमैन 4 में, लेकिन देखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो मूवी में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोजिटली वेनम द लास्ट डांस के 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं। एक में नल का फ्री होना और मल्टीवर्स के पीछे जाना दिखाया जा सकता है। दूसरा सीन या तो एक जोक होगा मूवी के पहले पार्ट से रिलेटेड, या फिर एक सीन होगा जो MCU इवेंट्स के साथ कनेक्शन दिखाता होगा। टॉम हॉलैंड ने अभी एक इंटरव्यू दिया था स्पाइडरमैन 4 के बारे में और उसने ये भी रिवील किया था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का बड़ा इन्फ्लुएंस है मूवी के डिसीजन मेकिंग में। आप सब अपनी थियरीज नीचे कमेंट्स में डालो कि आपको क्या लगता है वो करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि इस मूवी के बाद कुछ समय लगेगा एक bड़ी टीम अप मूवी अगेंस्ट नल करने में, लेकिन सोनी को ये काम जल्दी करना है। एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन जब बोला था कि उसे एक एलियन से फाइट करना है, तो वो यही नल क्रॉसओवर स्टोरी लाइन की बात हो रही थी। एक रिमाइंडर, वेनम द लास्ट डांस का मेरा रिव्यू वेडनेसडे को पोस्ट होगा। पोस्ट क्रेडिट सीन्स का ईस्टर एग्स ब्रेकडाउन भी साथ होगा और मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।